नमस्कार बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अप्रत्याशित विषय क्या होते हैं। और अप्रत्याशित विषयों पर अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो अप्रत्याशित विषय, ये आपने देखा है कि कक्षा 12वीं में आजकल जहाँ पर निबंध लेखन होता था या अनुच्छेद लेखन होता था वो नहीं है, बल्कि वहां पर अब आ गया है अप्रत्याशित विषयों पर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा और ये 5 अंक का होगा। तो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कैसे किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और अप्रत्याशित विषय होते कौन से विषय हैं, आज हम इनको अपने शिक्षण का माध्यम बनाएंगे। अप्रत्याशित, सबसे पहले हम इस शब्द की व्याख्या करते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है। अप्रत्याशित यानी कि अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत। अप्रति आशा यानी कि जिसकी आपको आशा ही नहीं है, जिसको आप जिन विषयों की आपको उम्मीद ही ना हो और उन विषयों पर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए। सामान्य तौर पर ये विषय अवश्य आपके जीवन से संबंधित होते हैं, आप इनसे परिचित भी होते हैं, क्योंकि ये वही सामयिक मुद्दे होते हैं जो राजनीतिक भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं, आपसे जुड़े होते हैं। ये कोई घटना भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई मुद्दा भी हो सकता है और कोई ऐसा विषय भी हो सकता है जो आपके दैनिक जीवन से बिल्कुल घुला मिला है, जुड़ा हुआ है। तो इन विषयों पर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ये विषय ही कहलाते हैं अप्रत्याशित विषय। तो जब लिखने के लिए आपको कहा जाता है तो लिखना केवल एक ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ा और उसका ज्यों का त्यों उतार दिया, ऐसा नहीं होता। ये यांत्रिक नहीं है, ये हस्त कौशल नहीं है, बल्कि ये जो आपने अपने जीवन में अनुभव देखे हैं, सुने हैं, जो आपने वाकये पढ़े हैं और जिनके बारे में आपने चिंतन किया है, तो उन सभी को व्याकरणिक नियमों के सहारे अभिव्यक्ति दे देना, वो वास्तव में लेखन होता है। अपने देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए अनुभव को जब आप लेखनी का विषय बनाते हैं तो वो एक तरह से मौलिक भी हो जाता है, कहीं से चुराया हुआ नहीं होता है। और इसके अलावा वो आपके लेखन कौशल को सृजनात्मक भी बनाता है, रचनात्मक भी बनाता है। और क्योंकि वो मैं शैली में लिखा गया होता है तो वो भावमय तो होता ही है, यानी कि आत्मनिष्ठ लेखन हो जाता है, आपके व्यक्तित्व की छाप उस पर पड़ जाती है। तो अप्रत्याशित विषय जब आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो बातें हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जो विषय आपको दिया गया है उस विषय से संबंधित आपके मन में कौन सी जानकारी विद्यमान है, कौन सी बातें आपको पता है, क्योंकि उन्हीं बिंदुओं के सहारे तो आप लेखन कार्य करेंगे। तो उस जो विषय है उससे संबंधित प्रत्येक बात, प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक बिंब, उसको संकेत शब्दों में अपने जो रफ वर्क है वहां पर आप लिख लें, छोटे छोटे शब्दों में। और जब आप लिखना शुरू करें तब आप उनके इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। इससे क्या होगा कि एक तो आपके अंदर विचारों की विभिन्नताएं हो जाएंगी, एक ही विचार को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है आप पन्ने भर देते हैं लेकिन बात एक ही होती है, तो आपके अंदर विभिन्नता भी पैदा होती है। दूसरा है सुसंबद्धता। जो भी आप लिखते हैं उनमें वो विचार आपके एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, विषय से भी संबंधित होने चाहिए। और विषय केंद्रितता भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी कि आप जो लिख रहे हैं वो सारे विचार जो विषय आपने उठाया है उससे बिल्कुल मेल खाने वाले, उसी के आसपास वाले बातें उसमें लिखी जानी चाहिए। अर्थात विषय से आपको भटकना नहीं चाहिए। फिर निरंतरता। निरंतरता यानी कि जब आपने एक गद्यांश लिखा है उसमें जो बातें हैं उसी के तरह की अगली बातें, उसी से मेल खाती हुई बातें आपको आगे बढ़ानी है, भटक नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो विषय उठाया है उससे संबंधित बातें लिखी हैं और दूसरी बार आप उससे बिल्कुल अलग हट करके कहीं और से कुछ उठा लाए हैं और विषय से आप भटक चुके हैं और उसमें निरंतरता भी गायब हो गई है।
सुसंगति अर्थात उनके आपस में जो संबंध है वो आपका पूरा होना चाहिए। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आप लेखन कार्य कर रहे हैं वो लेखन कार्य आपका अपना लेखन कार्य कब बन जाता है, जब आपकी शैली, आपका व्यक्तित्व और आपके विचार उसमें उभर कर आते हैं, तो आपके व्यक्तित्व की छाप उस पर दिखाई देती है। और आप देखते हैं ना कि जब आप लेख पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है पढ़ते हुए ही कि ये किस लेखक का लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का लेखन कार्य व्यक्ति विशेष करता है, तो उसके छाप आप उसमें अनुभव कर पाते हैं। और रुचिकर यानी कि जो आप लिख रहे हैं वो नीरस नहीं होना चाहिए। जब एक बार किसी ने पढ़ने के लिए उठा लिया है तो वह उसे पूरा करके ही छोड़े, इस तरह का रुचिकर आपको उसे बनाना आवश्यक होता है। अब जैसे कि एक हमने विषय लिया, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप अभी जो मैंने फिल्म देखी या आपने जो फिल्म देखी है उसके ऊपर एक लेख लिखिए, आपको मैंने बोल दिया। तो आपने जो फिल्म देखी उसके ऊपर आपको लिखना है, तो एक तो आप उसको हेडिंग देंगे। सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि आपने उसका एक नाम दिया, जो आप लेख लिख रहे हैं उसका आपने एक नाम दे दिया। फिर आपके देखिए तरीके कितने हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पर आइए। पहला तरीका ये है कि जब आपने फिल्म देखी है आप उसका विश्लेषण करने लग जाएं। आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, कौन सी घटना आपको प्रभावित कर गई, कौन सा दृश्य आपके मन को झकझोर गया, आदि सब बातें आप उसके बारे में लिखें। उसकी कहानी आपको क्यों पसंद आई, उस कहानी में ऐसा क्या था। एक तो होता है जब आपने पूरा फिल्म के ऊपर ही उसे केंद्रित कर दिया और उसमें क्या आपको अच्छा लगा, कैसी कहानी थी, कैसे पात्र थे, कैसा अभिनय था, उन सब के बारे में आप बताते हुए जा रहे हैं। एक तो वो लेख बन गया। अब रुचि तो अलग अलग होती है ना। अब किसी और बच्चे ने क्या लिखा, वो सिनेमा हॉल में गया था पिक्चर देखने और वहां पर उसने जो माहौल देखा, सिनेमा घर का पूरा माहौल, बहुत सारे लोग थे वहां पर, सभी खुश थे, प्रसन्नता उनके चेहरों से झलक रही थी क्योंकि उन्हें अब सिनेमा देखने का मौका मिलेगा। और जो टिकट खिड़की थी उसके ऊपर भी लाइन लगी हुई थी, टिकट के लिए सब शोर मचा रहे थे। खाने पीने के बहुत बड़े बड़े स्टॉल थे जिस पर पूरे खाने पीने की सामग्री सजी हुई थी, आकर्षक पोस्टर थे आने वाली फिल्मों के। तो एक वो माहौल को देखता है जिसकी वजह से उसका लेखन एकदम अलग हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो एक विषय होता है आपको दिया जाता है उसे आप कई तरह से लिख सकते हैं। आपकी रुचि और आपकी शैली पर निर्भर करता है कि आप उस विषय को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। अब जैसे अपने पाठ्य पुस्तक में है अभिव्यक्ति और माध्यम में, वहां पर आप जो एक टॉपिक पाते हैं दीवार घड़ी, उसके ऊपर आपको लिखने के लिए कहा जाता है। तो दीवार घड़ी है, उस पर आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहला है स्मृति आधारित। स्मृति यानी कि आपकी याद में जो एक घड़ी से जुड़ा हुआ वाकया, कोई दृश्य, कोई घटना याद आ जाती है तो आप उस पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अपने कमरे में दीवार पर टंगी हुई घड़ी देखी और उस घड़ी को देख करके आपको वो दृश्य याद आ गया जब किसी फिल्म का दृश्य था, जब घड़ियों की बड़ी सी दुकान थी, वहां नायक नायिका मिलते हैं, वहां नायक कुछ कहना चाहता है लेकिन वहां पर अनेक घड़ियां टंगी होती हैं और जो ही वो कुछ कहने के लिए तैयार होता है उसी इसमें 12 बज जाते हैं और सारी घड़ियां एक साथ शोर मचाने लग जाती हैं। ऐसी रुनझुन ध्वनि, इतनी संगीतमय ध्वनि वहां पर पैदा हो जाती है, कुछ समय के लिए सब कुछ ठहर जाता है। मतलब एक तो आपने ये लिखा, आपकी स्मृति में जो था वो आपने यहाँ पर उतारा। तो ऐसी ही एक और स्मृति आपको याद आ गई। उस स्मृति में आपको क्या याद आया, उसमें आपको याद आया कि कभी आपके घर में कोई घड़ी आई थी और आपके चाचा, मामा या आपके पापा सभी उसको घड़ी को लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन घड़ी उनसे सही तरीके से नहीं लग पा रही थी। कभी वे सीढ़ी लेकर आते और कभी वे उसको लगाने के लिए हथौड़ा लेकर आते, कील लेकर आते, लेकिन जहां पर भी वो लगाते वहां पर वह अच्छी तरह से
नहीं फिट आती है, अर्थात वो वहाँ पर या तो वो समय दिखाई देना मुश्किल हो जाता, वो जगह ऐसी थी, और या वहाँ पर वो लगी हुई सुंदर नहीं लग रही थी। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आप उसके आधार पर लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया है स्मृति आधारित। जब आप स्मृति पर आधारित घड़ी के बारे में जो भी वाकई आपके मन में होते हैं वो आप लिखते चले जाते हैं। अगला है, इसी घड़ी को देखिए जरा, इसी घड़ी पर जब आप लिखते हैं एक दार्शनिक तरीके से, दार्शनिक तरीका यानी कि फिलोसफर बनते हुए, आपने उसमें देखा ना दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें भी तो एक तरह से समय के बारे में एक फिलोसफी भी है और सीधा सीधा अर्थ भी है। तो यहाँ पर जब हम फिलोसफर बन जाते हैं, समय निरंतर चलता रहता है, ये जो घड़ी है मेरे सामने ये लगातार बिना थके चलती रहती है, हमें समय बताती रहती है, और हम इसके अनुसार अपने जीवन के कार्य पूरे करते चले जाते हैं। और इसके बाद ये समय जो लगातार चलता जा रहा है हमें संदेश देता है कि समय के साथ अपनी गति बढ़ाओ। लेकिन ये भी देखिए, जब समय लगातार चलता जा रहा है तब भी वो खत्म नहीं होता है। ये भी कैसा विरोधाभास है, क्योंकि हर चीज को जितना ज्यादा प्रयोग किया जाए वो खत्म हो जाती है, और अंततः तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये क्यों नहीं खत्म होते हैं? जैसे हमारे घर में दूध आया, वो हमने ज्यादा प्रयोग किया, लगातार प्रयोग करते चले गए, फिर वो खत्म हो जाता है। लेकिन घड़ी के बारे में तो ऐसा नहीं है, समय के बारे में तो ऐसा नहीं है। समय को हम लगातार प्रयोग करेंगे लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारे पास तो समय फिर भी कम है, सीमित है। हम हमारे पास समय अनंत नहीं है। वैसे हम इसे कहते हैं कि समय अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा, उसकी गति कभी थमती नहीं है। लेकिन हमारे जीवन का समय तो सीमित है और हमारे पास समय सीमित है। तो ये भी विरोधाभास सा है। तो ये जो समय होता है ये वास्तव में हमारे लिए तो बहुत सीमित है, और घड़ी के मामले में, और अगर हम समय की निरंतरता के बारे में बात करें तो समय बहुत ही ज्यादा है। तो ये हम दार्शनिक तरीके से भी हम इस बात को लिख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें और भी आगे है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अवलोकन आधारित अगर आपको कहा जाए, अवलोकन क्या होता है? अवलोकन होता है जब आपके सामने कोई दृश्य दिया जाता है और आप उसके ऊपर लेखन कार्य करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं दृश्य को देख करके लिखना का वो अवलोकन आधारित कहलाता है। तो यही अवलोकन आधारित यहाँ पर आप तीसरे तरीके से जब आप लिखते हैं तो उसमें अवलोकन आधारित जो विधि है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अवलोकन आधारित यानी कि आपके सामने घड़ी है, आपका कमरा है, दीवार पर घड़ी लगी हुई है, आप उसके बारे में, मैंने कहा कि चलिए बच्चों जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसके आधार पर कुछ शब्द लिखिए। तो आप लिखते हैं मेरे ठीक सामने जो घड़ी है वो एक दीवार पर बहुत सुंदर तरीके से लगाई गई है और लगातार चल रही है। हम हिंदी में उसको टिक टिक बोलते हैं, तो अंग्रेजी में टिक टॉक बोलते हैं। तो लेकिन इस घड़ी को हिंदी अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, वो लगातार अपने अनुसार चली जा रही है। और ये दीवार पर इतनी सुंदर लगती है जैसे कि, क्योंकि ये गोल है तो हमें ऐसा लगता है जैसे बिंदी के समान लगी हुई है। बहुत ही सुंदर बिंदी, जैसे कि एक महिला को माथे पर सजती है उसी तरह से इस दीवार के माथे पर भी ये बिंदी की तरह बहुत ही सुंदर लग रही है। क्योंकि इसके आसपास कोई अन्य सजावट की सामग्री नहीं है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई कैलेंडर है, तो केवल एक घड़ी ही है जो इसके सौंदर्य को बढ़ा रही है। इस तरह से आप कितना सुंदर तरीके से लिख सकते हैं इसके बारे में। और फिर आप इसके बारे में लिखते हुए आगे कुछ और विषय है जो मैं आपको दे सकती हूँ। उम्मीद है आपको लिखने का तरीका पता लगा है और आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि कुछ ऐसे विषय हैं, बारिश अगर आ गई है और आपके पास छाता नहीं है तो उस दौरान का जो आपका अनुभव हो आप कैसे व्यक्त करेंगे। और अगर आप विद्यालय में जा रहे हैं, देर हो जाती है, तो आप सोचते हैं काश मैं पंछी होता या होती तो मैं कितनी जल्दी अपने विद्यालय में पहुंच जाती। या आपका भाई या बहन आपसे बहुत दूर आता, आप सोचते काश मैं पंछी होती तो मैं वहां पहुंच जाती। इम्तिहान के दिन होते उस दौरान आपका मानसिक जो आपकी मानसिक स्थिति वो कैसी होती है। लॉकडाउन आजकल लगा हुआ है जैसे कि, या पहले भी लगा है, तो उस दौरान जो हमने एक नई तरीके से ऑनलाइन शिक्षण किया, आपने भी शिक्षा ग्रहण की,
वो अनुभव आपके लिए कैसा रहा। तो ऐसे ये जो आप विषय है आपके लिए, जिन पर आपको सोचना पड़ेगा और सोच करके ही आप उसके ऊपर बहुत अच्छा लिख पाएंगे। जैसे कि कोरोना महामारी है, एक और विषय मैंने लिया है, इसके ऊपर आपको लिखने के लिए दिया जाए तो देखिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो कोरोना महामारी में जो उसने अनुभव देखे अपने आसपास में या टेलीविजन पर जो आप देखते जा रहे हैं वो उसके बारे में लिखेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना महामारी क्यों पैदा हुई, हमारा कहाँ योगदान रहा, एक उसके ऊपर लिखेगा। एक कोरोना महामारी को ऐसे भी देखेगा दार्शनिक तरीके से कि ये तो एक ऐसा मौका है जब हम अपनी प्रकृति को फिर से खुशहाल बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं, जो हमने खोया है उसे पा सकते हैं, जो प्रदूषण हम करते जा रहे हैं उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये भी कोरोना महामारी पर भी 3 तरह से लेखन कार्य, और 3 तरह से तो क्या आप बहुत तरह से इस पर लेखन कार्य कर सकते हैं। तो ये होता है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन।